सोचो, एक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है। हाँ, और अचानक से मतलब एक ही खिलाड़ी 10 में से 9 विकेट अकेले ले ले। राइट। और वो भी ब्राजील जैसे देश की खिलाड़ी। सुनने में थोड़ा नामुमकिन लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन स्पोर्ट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम ऐसे ही कुछ बाउंसर जैसे फैक्ट्स और खबरों को डिकोड करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिकोडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली क्योंकि एग्जाम्स की दुनिया में खबरें सिर्फ अखबार की मतलब हेडलाइंस नहीं होती। असली खेल तो इनके पीछे छिपे स्टैटिक जीके का होता है। हाँ, जो चीज सतह पर दिख रही है असली सवाल हमेशा उसकी गहराई में छिपा होता है। तो आज के इस विशेष विश्लेषण का हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हम अप्रैल 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक 360 डिग्री पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वो भी एक प्रॉपर टॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों हुआ, कैसे काम करता है और एग्जामिनर यहाँ से सवाल कैसे घुमाकर पूछता है। अगर हम एग्जामिनर के दिमाग को एक इंटरनेट ब्राउजर की तरह समझे ना, तो न्यूज में आने वाली कोई भी घटना सिर्फ एक हाइपरलिंक की तरह होती है। अच्छा, हाइपरलिंक? वो कैसे? देखो, एग्जामिनर उस ताज़ा खबर वाले लिंक पर क्लिक करता है और सीधे 20 साल पुराने विकिपीडिया पेज पर चला जाता है। एग्जैक्टली जहां से स्टैटिक जीके का एक मुश्किल सवाल बनकर सामने आता है। वाओ, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। यही हाइपरलिंक वाली बात हमारी महान गायिका आशा भोसले जी के हालिया निधन की खबर पर एकदम आगे कनेक्ट होती है। हाँ, बहुत ही दुख की बात है। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अब देखो, कोई भी पेपर सेटर सीधे ये तो नहीं पूछेगा कि उनका निधन किस तारीख को हुआ, राइट? बिल्कुल नहीं। वो उनके पूरे करियर की टाइमलाइन को खंगालेगा। जब ऐसी कोई बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रहती तो उनकी लेगेसी, उनकी विरासत से जुड़े सवाल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए यहाँ? स्टूडेंट्स को उनके सबसे बड़े सम्मानों का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी उनका क्रम पता होना चाहिए। जैसे साल 2000 में आशा जी को फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ओके, 2000 में फाल्के अवार्ड। हाँ, और उसके बाद साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। और फिर साल 2021 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण मिला, राइट? जो महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। एग्जैक्टली यानी ये सीक्वेंस हुआ 2000, 2008 और 2021। ये डेटा सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में टकरा सकता है। हाँ, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सम्मान की बात हो ही रही है तो इसी साल के लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 की चर्चा करना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये इस अवार्ड का 5वां संस्करण है। राइट। और इस बार ये मिला है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी को। बट वेट, यहाँ मुझे एक डाउट आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या एग्जामिनर लता मंगेशकर नाम का इस्तेमाल एक जाल की तरह कर रहा है? क्योंकि एक आम एस्पिरेंट म्यूजिक सोचकर ऑप्शन में दिए गए किसी गायक के नाम पर टिक कर देगा। सही पकड़े आप। जबकि कैलाश सत्यार्थी जी का काम तो बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए समाज सेवा का है। यही तो एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। वो मतलब ये सिर्फ सिंगर्स को नहीं मिलता? नहीं, ये अवार्ड साल 2022 में शुरू हुआ था और इसका दायरा सिर्फ संगीत की दुनिया तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज कल्याण, राष्ट्र निर्माण और मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो। अच्छा, तो पुराने विनर्स कौन रहे हैं इसके? अगर हम पुरानी लिस्ट पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखो, सबसे पहला अवार्ड पीएम मोदी को मिला था। राइट। दूसरा आशा भोसले जी को। राइट। तीसरा अमिताभ बच्चन जी को। और चौथा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को। अरे वाह! इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये अवार्ड किसी भी फील्ड के दिग्गज को मिल सकता है। रटना नहीं है, लॉजिक पकड़ना है। बिल्कुल। अब अवार्ड्स जो होते हैं वो किसी देश के नागरिकों को सम्मानित करने का तरीका होते हैं, लेकिन पूरे देश को एक धागे में जो चीज पिरोती है वो है हमारा संविधान। सही कहा। और पॉलिटी से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस के मौके पर हाँ, भारत के संविधान का सिंधी भाषा में नया एडिशन जारी किया है। राइट। लेकिन आजादी के इतने दशकों बाद मतलब अब आकर सिंधी वर्जन की क्या जरूरत पड़ी? और इसमें देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसके पीछे एक बहुत गहरा कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजन है।
देखिए, सिंधी समुदाय विभाजन के बाद भारत आया था। पार्टीशन के टाइम। हाँ, तो भारत के नक्शे पर सिंधी भाषा का अपना कोई एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल स्टेट नहीं है, जैसे गुजराती का गुजरात है। इसलिए उनकी भाषाई पहचान को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो जाता है। मेक सेंस। पर दोनों स्क्रिप्ट्स क्यों? दोनों लिपियों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि पुरानी पीढ़ी जो फारसी लिपि पढ़कर बड़ी हुई है और नई पीढ़ी जो स्कूल में देवनागरी सीख रही है। एग्जैक्टली दोनों ही संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को अपनी मूल भाषा में समझ सकें। वाओ, ये तो बहुत ही थॉट आउट मूव है। लेकिन अगर हम पेपर सेटर के चश्मे से देखें ना, तो वो इस फिलॉसफी से ज्यादा संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल पर फोकस करेगा। बिना किसी शक के 8th शेड्यूल में ही हमारी आधिकारिक भाषाएं दर्ज हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं लिस्टेड थीं, जो आज बढ़कर 22 हो गई हैं। तो ये जो 8 नई भाषाएं आई, ये अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स यानी संशोधन के जरिए आई होंगी। हाँ, और एग्जाम में यही अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। बच्चे डेट्स और नंबर्स में बहुत उलझते हैं, पर इनको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार मैथमेटिकल ट्रिक है। अरे वाह, एग्जाम के प्रेशर में ऐसी ट्रिक्स तो हमेशा काम आती हैं। बताइए, क्या ट्रिक है? अब ध्यान से समझो। 8वीं अनुसूची में सबसे पहला अमेंडमेंट 1961 में हुआ था, 21st अमेंडमेंट, जिसके जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ओके, 21st अमेंडमेंट से सिंधी आई। राइट। इसके कई सालों बाद 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 3 नई भाषाएं आईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 21st और 71st। अब अगर हम पहले 2 अमेंडमेंट्स के नंबर जोड़ दें, यानी 21 और 71, तो 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92। बस यही मैजिक है। 92nd अमेंडमेंट साल 2003 में हुआ था। ओह वाओ। और इसमें एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक बार समझ आ जाए तो स्टूडेंट्स इसको कभी नहीं भूलेंगे। 21, 71 और दोनों का जोड़ 92। ये तो दिमाग में छप गया भाई। चलिए अब संविधान की किताब से निकलकर देश के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। Here's where it gets really interesting. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया हो रहा है? गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हाल ही में बहुत बड़ी चर्चा में था। इस बंदरगाह ने चेन्नई पोर्ट को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वाह, चेन्नई को पीछे छोड़ लिया। जिसको हम भारत का डिट्रॉइट कहते हैं, उसे पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी इकोनॉमी के सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। असल में मुंद्रा पोर्ट कच्छ जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। राइट। और इसके इस रिकॉर्ड के पीछे एक खास टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है, वहाँ का रो टर्मिनल। रो? हाँ, मैंने ये रो शब्द अखबारों में बहुत बार पढ़ा है। ये साधारण जहाजों और क्रेन से अलग कैसे काम करता है एग्जैक्टली? देखो, रो का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ। आमतौर पर बंदरगाहों पर बड़े बड़े क्रेन्स भारी कंटेनर्स को हवा में उठाते हैं और जहाज पर रखते हैं और मेहनत लगती है। लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में रो जहाजों को पानी पर तैरते हुए एक मल्टी स्टोरी गराज की तरह डिजाइन किया जाता है। अच्छा, मतलब नई गाड़ियां जिसे मारुति या टोयोटा की कार्स वो सीधे ड्राइव करके जहाज के अंदर चले जाती हैं? एग्जैक्टली। गाड़ियां सीधे रैम्प के जरिए ड्राइव करके अंदर जाती हैं, अपनी तय जगह पर पार्क होती हैं और जब जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वो वापस ड्राइव करके बाहर आ जाती हैं? बिल्कुल। इस टेक्निक ने लोडिंग और अनलोडिंग का समय कई गुना कम कर दिया, लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाई और इसी एफिशिएंसी ने मुंद्रा को नंबर 1 एक्सपोर्ट हब बना दिया। कमाल है। ये लॉजिक समझ आ जाए तो फिर एग्जाम में कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ा एक और विशाल प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, यानी कलाए हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लगभग 14,000 करोड़ की भारी भरकम लागत और 1200 मेगावाट की क्षमता। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम एक साथ सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है, राइट? और एग्जामिनर एस्पिरेंट्स की इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। पेपर में ऑप्शन ए हमेशा ब्रह्मपुत्र होगा। ट्रैप। हाँ, बहुत बड़ा ट्रैप है ये। कलाई परियोजना अरुणाचल के अजाव जिले में लोहित नदी पर बन रही है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, मेन नदी नहीं। लोहित नदी, वेट, इसको ज्योग्राफी की किताबों में खून की नदी भी कहा जाता है ना? बिल्कुल कहा जाता है, और इसके पीछे का साइंस बड़ा दिलचस्प है। वो कैसे? दरअसल
लोहित नदी जिस जंगली इलाके से गुजरती है वहां की मिट्टी लैटेराइट प्रकार की होती है और आपको पता ही होगा कि लैटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओह, तो जब ये लाल मिट्टी तेज बहाव वाली नदी के पानी में घुलती होगी तो पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम लोहित या खून की नदी पड़ा। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। तो कीवर्ड ये याद रखना है कि काकलाए का कनेक्शन उस आयरन रिच लाल पानी वाली लोहित नदी से है, ना कि ब्रह्मपुत्री की मेन धारा से। सही पकड़ा। चलिए अब भारत की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन से भी काफी सवाल बनते हैं। 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी हिस्सा लिया था। ये तो बड़ी न्यूज है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, इतने सारे देश हैं जो हिंद महासागर को छूते हैं, फिर इस साल मॉरिशस ही क्यों चुना गया? इसके पीछे पूरी जियोपॉलिटिक्स काम करती है। अगर हम दुनिया का मैप देखें तो मॉरिशस अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के पास है, लेकिन हिंद महासागर के स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अच्छा, एकदम सेंटर में। हाँ, दुनिया का लगभग 1/3 बल्क कार्गो ट्रैफिक इसी क्षेत्र से गुजरता है और इस बार की थीम ही यही थी, कलेक्टिव लीडरशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब कोई एक शक्तिशाली देश समुद्र के इन रास्तों पर अपनी दादागिरी ना चलाए, राइट? सही समझे, सब मिलकर गवर्न करें। और जब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात हो ही रही है तो इसी महीने मिडल ईस्ट यानी इराक में भी एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव हुआ है। इराक में क्या हुआ वहां? निज़ार अहमदी इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये पहले वहां के पर्यावरण मंत्री थे। अब यहां फिर से कैंडिडेट्स को मैप वाला दिमाग लगाना होगा। बिल्कुल, इराक न्यूज में है तो उसके आसपास की ज्योग्राफी पर डायरेक्ट सवाल बनेंगे, जैसे इराक की बाउंड्री किन देशों से लगती है या वहां के सबसे प्रोमिनेंट सी रूट्स कौन से हैं। एकदम सही। इराक की बाउंड्री ईरान से लगती है और इसी इलाके में दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट मौजूद है। चोक पॉइंट? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलदमरू मध्य। ये चोक पॉइंट शब्द अक्सर इंटरनेशनल न्यूज में आता रहता है। इसे आसान भाषा में हम कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, चोक पॉइंट समुद्र का वो बहुत ही संकरा यानी नैरो रास्ता होता है जहां से भारी मात्रा में कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। ओके। लेकिन अगर किसी युद्ध या डिस्प्यूट की वजह से उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया भर की सप्लाई चेन चोक हो जाएगी, यानी एकदम रुक जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। बिल्कुल। हुर्मुज जलडमरू मध्य पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी नैरो रास्ते से होकर गुजरता है। 20%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए इराक और ईरान के आसपास होने वाली कोई भी छोटी सी घटना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखती है। तो नए राष्ट्रपति निज़ार अहमदी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक पूरे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली। अब इंटरनेशनल लेवल से वापस चलते हैं अपने शुरुआती हुक पर। याद है सेशन की शुरुआत में मैंने एक चौंकाने वाले आंकड़े का जिक्र किया था। वो 9 विकेट वाला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड? हाँ, ब्राजील की 21 वर्षीय लॉरा कार्डोजो, मतलब ब्राजील जिसे पूरी दुनिया सिर्फ फुटबॉल, पेले या नेमार के लिए जानती है, वहां की एक युवा लड़की ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया। एक ही इनिंग में 10 में से 9 विकेट अकेले चटका दिए। पुरुष और महिला क्रिकेट के पूरे इतिहास में ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ। माय गुडनेस, ये फैक्ट अपने आप में इतना अनोखा है कि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन बन जाता है। लॉरा कार्डोजो और 9 विकेट, ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब एक तरफ लॉरा कार्डोजो जैसे यूथ स्पोर्ट्स में इतिहास रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे समाज में भी कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कैसा चेंज? भारत की आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। तेलंगाना राज्य को ऑफिशियली नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी न्यूज है। पर ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में 42 नक्सल कार्यकर्ताओं ने सरेंडर किया, जिसके बाद ये ऐतिहासिक घोषणा हुई। वैसे इससे पहले मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर चुके हैं। ये दिखाता है कि जब विकास की योजनाएं ग्राउंड लेवल पर पहुंचती हैं और भटके हुए लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम होता है, तो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर वापस समाज के निर्माण में लग जाते हैं। एकदम सही।
और विकास के साथ साथ हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो भी दुनिया भर में अपना गहरा असर छोड़ रही है। कल्चरल डिप्लोमेसी, इससे मुझे अमेरिका के सियाटल शहर की खबर याद आ गई। क्या हुआ वहाँ? सियाटल के लेक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद जी की पहली आदमकद मतलब लाइफ साइज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लेकिन फिर से वही वाय वाला सवाल आता है दिमाग में कि अमेरिका में इतने सारे बड़े शहर हैं तो इस मूर्ति के लिए सियाटल ही क्यों चुना गया? एग्जैक्टली। देखो, इसका रीजन बहुत लॉजिकल है। सियाटल अमेरिका का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहीं हैं। हाँ, ये तो है। और वहाँ एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय बसता है। जब हम कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हथियारों या पैसे की ताकत से नहीं, बल्कि अपने विचारों, दर्शन और संस्कृति के माध्यम से दुनिया के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल। सियाटल में लगी ये प्रतिमा स्वामी जी के उसी 1893 के ऐतिहासिक शिकागो स्पीच का विस्तार है, जहां उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया था। और जब हम स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन की बात करते हैं तो उनका एक विचार स्टूडेंट्स के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, वो हमेशा कहते थे। तो उनका सीधा सा फिलॉसफी था कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब एक कैंडिडेट अपने दिमाग में लगातार ये सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी भी उसी तरह से सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करें, खुद पर भरोसा रखें और मेंटली सक्सेसफुल होने की तस्वीर बनाएं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये मानसिक आज़ादी और पॉजिटिविटी आधी लड़ाई वैसे ही जिता देती है एग्जाम हॉल में। सही बात है। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब हम अपने इस मास्टर क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी हिस्से में एंट्री ले रहे हैं, द टॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। आज हमने जितना कुछ भी डिकोड किया है ना, उसे एग्जाम के दिन तक दिमाग में कैसे रिटेन रखा जाए, ये समझना सबसे जरूरी है। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रूल ऑफ 3 की सलाह देती हूँ। रूल ऑफ 3? ये क्या है? ये रिवीजन का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। पहला रिवीजन उसी दिन शाम को होना चाहिए जब आपने कोई नया टॉपिक पहली बार पढ़ा हो। ओके, डे 1 इवनिंग। दूसरा रिवीजन उसी हफ्ते के एंड में यानी वीकेंड पर। और तीसरा रिवीजन एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले। परफेक्ट। और एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले वाली रात को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लास्ट डे क्या करना है? लास्ट डे किसी भी थ्योरी की किताब को हाथ नहीं लगाना है, ये रूल बांध लीजिए। अच्छा, फिर क्या पढ़ें? उस दिन सिर्फ आपके हाथ से बने शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, जिनमें पूरी कहानी नहीं बल्कि सिर्फ ट्रिक्स और कीवर्ड्स लिखे हों। जैसे पेज पर सिर्फ लिखा हो कि 21 + 71 = 92। हाँ, या फिर लिखा हो कलाई आई = लोहित नदी या लॉरा कार्डोसो = 9 विकेट। बस अपने बनाए हुए कीवर्ड्स देखो और आगे बढ़ते जाओ। वाह! तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी का एक लाइव डेमो करते हैं। अब हम करेंगे आज के पूरे सेशन का एक रैपिड फायर रिकैप। लेट्स डू इट। मैं आपको टॉपिक का नाम दूंगा, आप मुझे उसका कीवर्ड बताएंगी, फास्ट फ्लो में। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। आशा भोसले जी के अवार्ड्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 2000 में दादा साहब फाल्के, 2008 में पद्म विभूषण, 2021 में महाराष्ट्र भूषण। ग्रेट। कैलाश सत्यार्थी और 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला। ट्रैप याद रखिए, अवार्ड सिर्फ सिंगर्स को नहीं, समाज सेवकों को भी मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा। 1961 का 21st अमेंडमेंट और नई भाषाओं की ट्रिक है 21 + 71 = 92। चेन्नई का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किसने तोड़ा? गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ने, अपने फ्लोटिंग गराज यानी रोरो टर्मिनल की शानदार एफिशिएंसी के दम पर। अरुणाचल का कलाई 2 प्रोजेक्ट। 1200 मेगावाट अंजाउ जिले में लाल मिट्टी वाली लोहित नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा पर नहीं। 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में कलेक्टिव लीडरशिप के विजन के साथ। इराक के नए राष्ट्रपति और उनका मैप कनेक्शन। निज़ार अहमदी। और मैप में याद रखना है दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा चोक पॉइंट हॉर्मूज जलडमरू मध्य। 9 विकेट वाला हिस्टोरिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्राजील की 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी लॉरा कार्डोजो। नया नक्सल मुक्त घोषित राज्य। तेलंगाना 42 कार्यकर्ताओं के सरेंडर के बाद। और आखिर में स्वामी विवेकानंद जी की पहली आदमकद प्रतिमा। अमेरिका के बड़े टेक हब सियाटल के लेक स्क्वायर में, जो
भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का मजबूत प्रतीक है। ये हुई ना एक सॉलिड 360 डिग्री रिवीजन। आज सभी एस्पिरेंट्स ने देखा कि कैसे सियाटल में लगी एक मूर्ति, अरुणाचल के जंगलों से बहने वाली लाल रंग की नदी और ब्राजील के क्रिकेट मैदान का एक रिकॉर्ड। ये सब उनकी परीक्षा के एक ही पेपर में एक साथ टकरा सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाएं, तो कोई भी सिलेबस पहाड़ नहीं लगता। सही बात है। तो जाते जाते स्वामी विवेकानंद जी के उसी विचार को अपने साथ ले जाइए, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आज ही इसी पल से खुद को एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देखना शुरू करें। आपकी ये पॉजिटिव सोच और मेहनत आपकी रियलिटी जरूर बनेगी। इस डीप डाइव विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए। जल्द मिलेंगे।